नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बरौंस लर्निंग एकेडमी, भारत का अपना लर्निंग अड्डा। मैं हूं शुभम और डीबीएमएस के एक्सक्लूसिव सीरीज में आज हमारा डे 2 है। डे 1 में हमने डीबीएमएस के बहुत अच्छे कंसेप्ट्स को समझा था कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन आप बन सकते हो या और कौन कौन से करियर्स एक्सप्लोर कर सकते हो, डेटाबेस को सीखने के क्या क्या फायदे मिलेंगे, ये सारी चीजें, डेटाबेस को क्यों सीखना है और डेटाबेस में सीखने के लिए क्या क्या टर्म्स आने चाहिए, वो सारी चीजें हमने ब्रॉडली डिस्कस करी थी हमारे फर्स्ट वीडियो में। और आज हमारा डे 2 है। डे 2 में हम बेसिकली टाइप्स ऑफ डेटाबेस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारा मेन एजेंडा है आज के सेशन का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो वी आर गोइंग टू गो विद टाइप्स ऑफ द डेटाबेसेस। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं पिछली वीडियो की थोड़ी सी चीजें रिकॉल करूंगा। हम एक टर्म को समझेंगे, व्हाट इज टेबल। ओके, सो टेबल क्या है? टेबल मैंने एक्सप्लेन किया था कि ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म का कोई भी डेटा अगर हम स्टोर करते हैं तो उसको टेबल बोलते हैं। ठीक है, अगर हम कोई भी डेटा ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म का स्टोर करते हैं तो उसको टेबल बोलते हैं। सो डेटा ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म या डेटा इन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं टेबल। अब भैया टेबल तो बता दिया आपने कि डेटा को स्टोर कर लिया ऑर्गेनाइज फॉर्म में, तो वो टेबल है। तो डेटाबेसेस क्या है फिर? अब डेटाबेस को समझने के लिए चलते हैं हम। डेटाबेस को समझाता हूँ बहुत प्यारे तरीके से। आपका एक टेबल है T1। एक सेकंड, मैं थोड़ा सा ये स्पेस कम कर दूं ताकि थोड़ी और ब्रॉड में चीजें मैं आपको समझा पाऊंगा। ओके, सो एक हमारा टेबल है T1 और एक हमारा टेबल है T2। ये T2 भुवन वाला T2 नहीं है, ये T2 टेबल का नाम है। ओके, और इस टेबल में कुछ डेटा है और वो डेटा स्टूडेंट्स की हैं। ठीक है, स्टूडेंट जो है वो क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं और ये क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, और ये दोनों जो क्लासेस हैं वो सेम स्कूल के हैं, ABC नाम के। ठीक है, ये कहानी समझ में। ये T1 टेबल क्लास 10th का है, ये T2 टेबल क्लास 11th का है, और ये दोनों ही जो भी टेबल है वो ABC नाम के स्कूल के टेबल है। अब स्कूल क्या है? यही जो ABC नाम है वो हमारा डेटाबेस है। तो इससे क्या समझ में आया? कलेक्शन ऑफ वेल ऑर्गेनाइज्ड टेबल्स इज नोन एज दी डेटाबेसेस। ठीक है, आपका एक जैसे मान लीजिए आपका बैंक है, बैंक में आपके बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होंगे, वो ट्रांजैक्शंस अलग अलग टेबल में स्टोर होंगे। जैसे आपने यूपीआई से कितना ट्रांजैक्शन किया, आपने डेबिट कार्ड से कितना किया, आपने क्रेडिट कार्ड से कितना किया, ये सारे ट्रांजैक्शन डिफरेंट डिफरेंट टेबल में स्टोर किए गए होंगे आपके बैंक के सर्वर पे। ठीक है, जब ये सारे टेबल्स जो मिलते हैं तो एक डेटाबेस बनता है, वो आप उस डेटाबेस के थ्रू सारे डेटा आप एक्सेस कर पाते हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं और समझते हैं कि भैया टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस में आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। तो टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस की बात करें तो बहुत सारे टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस होते हैं। क्लाउड डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस, नो सीक्वल डेटाबेस, कुछ कंपनी के खुद के डेटाबेसेस जैसे IBM के IBM 2 है, ओरेकल है, बहुत एन नंबर्स ऑफ डेटाबेसेस आज के टाइम में यूज हो रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो आपको समझना बिगिनर लेवल पे बहुत मुश्किल होगा, बट आप जब काम करोगे तो आपके लिए इजी यूज हो जाएगा। जैसे IBM 2, IBM का खुद का डेटाबेस है जो कि IBM यूज करती है और वो बहुत लॉन्ग वास्ट डेटा पे यूज होता है। तो हम अभी बेसिक क्लियर कर रहे हैं, तो वी विल बी स्टार्टिंग विद रिलेशनल डेटाबेस, जो कि हम इस पूरे सीरीज में रिलेशनल डेटाबेस में हम काम करेंगे। कैसे क्वेरी एग्जीक्यूट करना है, कैसे हम सारी फंक्शनलिटी से वर्क कर सकते हैं, MySQL के हर एक फीचर को एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले व्हाट इज रिलेशनल डेटाबेसेस। तो कम ऑन गाइस, रिलेशनल डेटाबेसेस में हम डेटा स्टोर करते हैं, क्योंकि इनफैक्ट रिलेशनल डेटाबेसेस भी डेटाबेस है, और इसमें जो भी डेटा स्टोर होता है वो रोज और कॉलम के फॉर्म में स्टोर होता है। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक टेबल है, ठीक है, ये रहा हमारा खूबसूरत सा टेबल, थोड़ा सा वाहियात हो गया, कोई बात नहीं। ये हमारा एक टेबल है और इसका नाम है स्टूडेंट। टेबल का नाम है स्टूडेंट। जब कभी भी आप अपना डेटाबेस क्रिएट करते हो तो आप अपने डेटाबेस यानी डीबी का एक नाम दोगे और अपने टेबल्स का एक नाम दोगे। ठीक है, टेबल्स का भी क्या करोगे भाई? नाम दोगे। तो अभी स्टूडेंट नाम का टेबल है और इसमें हम कुछ फील्ड्स बनाते हैं, जैसे कि बहुत बेसिक लिखा मैंने, एक आईडी ले लो, एक नाम ले लो, एक क्लास ले लो और एक सेक्शन ले लो। ठीक है, अगर मैं यहाँ लिख दूं ID1 और नाम लिख दूं ABC की जगह कुछ अच्छा लिख देते हैं, मान लो लिख दिया मैंने राम क्लास 10 में पढ़ता और इसका सेक्शन B है। तो अगर आप इस क्लास के स्टूडेंट हो और मैं आपसे पूछूं कि भाई ये जरा देख लो और ये कौन है, जरा मेरे को बता दो, ठीक है, तो आप तुरंत बता दो कि भैया ये राम है। आपके स्कूल के अटेंडेंस शीट में भी ऐसा हो, जो आपके अटेंडेंस रजिस्टर मैडम मैनेज करती है, आपने कभी उसको देखा हो तो वो सारा डेटा रो और कॉलम में लिखा होता है। तो डेटा समझना बहुत आसान होता है रोज और कॉलम के फॉर्मेट में। इस वजह से हम रिलेशनल डेटाबेस की तरफ ज्यादा प्रेफर करते हैं। रिलेशनल डेटाबेसेस को यूज करने के लिए हम कुछ सॉफ्टवेयर्स का यूज करते हैं, जो कि हमारा बेसिकली MySQL या PostgreSQL होता है। आप इंसान अपनी UI बेसिस पे, जैसे सॉफ्टवेयर्स में क्या होता है कि हम उसके
जो हमारा मेन यूआई है उस पर हम काम करते हैं कि कितना यूजर फ्रेंडली है। तो माई सीक्वल इज द बेस्ट रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हम यूज करने वाले हैं सीरीज में। तो वी विल गो विथ माई सीक्वल, यू कैन गो विथ पोस्टग्री सीक्वल ऑल्सो, बट माई सीक्वल इज द बेस्ट वन। और इन सब में जो भी हम ट्रांजेक्शन परफॉर्म करेंगे, ठीक है, ट्रांजेक्शन का सेंस जो भी क्वेरीज हम एग्जीक्यूट करेंगे, जो भी कमांड्स हम एग्जीक्यूट करेंगे, वो सारे स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज दैट इज सीक्वल की मदद से एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेरीज कैसे लिखी जाती हैं, कैसे हम सीक्वल में अपना माई सीक्वल पे काम करेंगे, कैसे डेटा लाएंगे, कैसे डेटा पे चेंजेस परफॉर्म करेंगे, वो सारी चीजें हम इस पूरी सीरीज में देखेंगे। तो आप फिक्र मत करिए। अब हम बात करते हैं नो सीक्वल डेटाबेस की। नो सीक्वल डेटाबेस होता है नॉन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब नाम से समझ में आ गया होगा कि ऐसा डेटा जो आपको रिलेशन थोड़ा सा घुमा फिरा के बताएगा। ठीक है, अब जैसे कि हम यहाँ आते हैं, इस टेबल में हमने देखा कि अगर स्टूडेंट नाम का टेबल है और क्लास 10th का डेटा निकालो तो आपको नाम इजीली पता चल जाएगा कि इस नाम का लड़का कौन है। लेकिन नॉन रिलेशनल डेटाबेस में क्या होता है कि जो आपका डेटा होता है वो एक तो बहुत लार्ज अमाउंट में होता है। लार्ज अमाउंट का सेंस कि वो करोड़ या एन नंबर्स के डेटा होते हैं, और उसमें जो डेटा होता है वो की वैल्यू फॉर्मेट में होता है या ग्राफ फॉर्मेट में होता है। ठीक है, की वैल्यू के फॉर्म में। अगर आपने कभी एरे देखा हो, एरे, तो एरे में एक की होती है और दूसरी वैल्यू होती है। ठीक है, एक की होती है और दूसरी वैल्यू होती है। तो कुछ इस टाइप से आपको डेटा मिलेगा। ठीक है, कुछ इस टाइप से आपको डेटा मिलेगा। तो ये होता है हमारा नो सीक्वल डेटाबेसेस। नो सीक्वल डेटाबेस भी बहुत अच्छी चीज है, आप इसमें भी बहुत अच्छे करियर्स हैं, आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। बट गोइंग विद द बेस्ट, मोंगोडीबी और कैसेंड्रा, ये दो ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो नो सीक्वल डेटाबेस डेवलपर्स या नो सीक्वल डेटाबेस डीबी यूज करते हैं। एंड दी लास्ट, वेरी लास्ट, दैट इज क्लाउड डेटाबेस। एक ऐसी चीज जो हर जगह एक्सेसिबल है, इजीली एक्सेसिबल है, और हर बड़ी बड़ी कंपनियां अपने डेटाबेस को, अपने प्रोजेक्ट्स को अब क्लाउड पे शिफ्ट कर रही हैं। तो क्लाउड डेटाबेसेस में क्या होता है कि जो भी आपका डेटाबेस है वो क्लाउडली एक्सेस होगा, और बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो क्लाउड डेटाबेस पे काम करते हैं, बहुत पॉपुलर है। जैसे कि आप सब जानते भी होंगे शायद से AWS, Amazon वेब सर्विसेज, या अजूरे, और हमारा गूगल का इटसेल्फ है गूगल क्लाउड। इसमें क्या होता है कि आपका ये सारा डेटाबेस ग्लोबली एक्सेस होता है। ग्लोबली इन द सेंस क्लाउड बेसिस पे एक्सेस होता है। आपका प्रोजेक्ट क्लाउड पे चला जाएगा, किसी के सर्वर पे नहीं रहेगा, क्लाउड पे रहेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं। आप सब अपने गूगल फोन में अपने फोन में जब गूगल लॉगिन करते होंगे तो उस टाइम पे क्या होता है कि जी ड्राइव का एक्सेस मिलता है, दैट इज गूगल ड्राइव। तो उस पर आपको गूगल ड्राइव के ऊपर 15 GB स्पेस गूगल आपको खुद देती है कि आप अपने स्टोरेज को यहाँ मैनेज करो। वही सेम चीज़ें क्लाउड पे भी होती हैं। आपका डेटा किसी क्लाउड, गूगल क्लाउड के सर्वर पे रहेगा, आप वहाँ से अपने डेटा को एक्सेस करो, उस पर काम करो। ठीक है, इससे आपके पर्सनल फोन स्टोरेज पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आपको नई स्टोरेज लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ऐसी चीज़ें। सो अब हम समझते हैं कि रिलेशनल डेटाबेसेस में और क्या कैसी चीज़ें हैं जो हमें जानना ज़रूरी हैं। रिलेशनल डेटाबेसेस में और कैसी चीज़ें हम समझ सकते हैं, तो बहुत बारीकी से हम समझेंगे चीज़ों को। आप इस सेशन में बस अपना कंसंट्रेशन लगा दीजिए, आपको DBMS सिखाने की जिम्मेदारी मेरी। सो मैंने यहाँ पे 3 चीज़ें लिखा है कि रिलेशनल डेटाबेसेस में लिखने का फॉर्मेट क्या है कि आपका डेटा ऑर्गेनाइज होगा, और डेटा ऑर्गेनाइज के लिए हम सब परेशान होते हैं क्योंकि डेटा तो आज के टाइम पे हर जगह है, लेकिन वो डेटा ऑर्गेनाइज नहीं है, सीरियल वे में नहीं है, इससे हमें इस डेटा समझने में दिक्कत होती है। तो डेटा की बात करें तो मैंने लिखा टेबल, रो एंड कॉलम। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया था कि रिलेशनल डेटाबेसेस में जो हमारा डेटा होता है वो रोज एंड कॉलम के फॉर्मेट में स्टोर होता है। बहुत लोग को भैया रोज और कॉलम्स में भी कंफ्यूजन होता है कि रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, अचानक से पूछ दो कंफ्यूज हो जाते हैं टाइम के लिए। वो सारी चीजें भी मैं क्लियर करूंगा। जैसे कि एक हमारा टेबल है और ये टेबल है क्रिकेट नाम का। ठीक है, क्रिकेट नाम का ये टेबल है। इसमें मैंने क्या किया कि नाम दे दिया कुछ फील्ड्स का। एक मैंने दिया ID, दूसरा ये दिया मैंने नेम, और ये है स्कोर, और ये है विकेट्स। ठीक, और विकेट्स के बाद एक मैंने और बढ़ा दिया कैटेगरी। ठीक, अब क्या हुआ कि मैंने यहाँ पे एक डेटा डाला जिसकी ID थी 1, तो जिसका नाम था, हम नाम ले लेते हैं, हम सबके पसंदीदा कप्तान रोहित शर्मा, और इनका स्कोर हम मान लेते हैं 6000, रफ स्कोर है, मैं आंकड़ों की बात नहीं कर रहा। विकेट्स मतलब अच्छा फेंकते तो हैं लेकिन ठीक है, 100 विकेट दे देते हैं इन्हें भी, और कैटेगरी इनकी कर देते हैं बैट्समैन की। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि आप इस टेबल को देख के क्या समझ पा रहे हो, तो आप बेझिझक बोल पाओगे कि इसमें रोहित का डेटा है जिसने 6000 रन किए हैं, 100 विकेटें निकाली हैं, और कैटेगरी से वो बैट्समैन है। आपके लिए कितना ईजी हो गया समझना। लेकिन अगर मान लीजिए मैं एक ग्राफ बना दूं, ठीक है, मैं आपको एक ग्राफ बना दूं और मैं यहाँ पे रन्स लिख दूं और यहाँ नाम लिख दूं और मैं कुछ ऐसे 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 करके दूं, तो आपके लिए चीज़ें समझना इजी होंगी? आई थिंक नो।
क्योंकि आपको ये चीज़ें जितना टेबल समझा पाएगा उतना ग्राफ नहीं समझा पाएगा, क्योंकि सिंगल डेटा या मल्टीपल डेटा को समझने के लिए टेबल का फॉर्मेट बहुत सही है, बट जब आपके पास डेटा सेट बहुत बड़ा हो तो उस टाइम पे ग्राफ का आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली रो होता है और ये होते हैं हमारे कॉलम्स। जिन लोगों को कन्फ्यूजन हो यहाँ से क्लियर करिएगा, दिस इज कॉल्ड रोज एंड दिस इज कॉल्ड कॉलम्स। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा रिलेशनल डेटाबेस यूज करने का फायदा है कि डेटा सेट आपको ऑर्गेनाइज्ड मिलेंगे, आप रोज और कॉलम के फॉर्मेट में डेटा देख के इजिली अंडरस्टैंड कर सकते हो। अब मैंने यहाँ नीचे कुछ बात लिखी है एसक्यूएल। ये एसक्यूएल क्या है? तो एसक्यूएल है हमारा बेसिकली स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अब स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में क्या होता है? मैंने लिखा क्वेरिंग डेटा, इंसर्टिंग डेटा, अपडेटिंग डेटा एंड डिलीटिंग डेटा। अब ये जो 4 शब्द है ना, ये 4 शब्द वही है जो हम करंट में सीख रहे थे। क्वेरिंग डेटा में क्या होता है, हम फिर उस टेबल पे आप ध्यान दीजिएगा। मैंने आपसे बोला कि आपके पास एक क्रिकेट नाम की टेबल है और मुझे डेटा लाके दो रोहित का। आप क्या करोगे? आप बोलोगे कि ठीक है, अब डेटा लाना है तो डेटा ऑलरेडी कहाँ स्टोर है? टेबल में। क्रिकेट नाम की टेबल में डेटा और आपको निकाल के दिखाना है। तो आप किसी चीज को जब निकालते हो तो क्या करते हो? उसको सेलेक्ट करते हो ना। तो क्वेरिंग डेटा में आप क्या करोगे? सेलेक्ट करोगे। आप सेलेक्ट की क्वेरी लिखोगे। क्वेरी कैसे लिखी जाती है वो बताऊंगा। सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम, फिर आप किस टेबल से डेटा निकाल रहे हो, उस टेबल का नाम, एक सिंटेक्स होता है। वो सारे सिंटेक्स को हम थ्रू आउट द सीरीज जब हम आगे बढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे। अभी मेरा मेन मोटो ये है कि मैं आपको बेसिक चीजों से एकदम इंटरलेट कर पाऊं ताकि आपके फाउंडेशन में कोई दिक्कत ना रह जाए। तो बेसिकली क्वेरिंग में क्या करेंगे? सेलेक्ट डेटा का यूज करेंगे। अब क्या होता है कि एक कोई नया बैट्समैन आ जाता है, जैसे कि अभिषेक शर्मा नया बैट्समैन आया, उसने T20 क्रिकेट खेला। अब उसका रिकॉर्ड हमें इस टेबल में डालना है। तो जब कोई रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो उस टेबल में रिकॉर्ड जब डालेंगे तो उसको हम बोलेंगे इंसर्ट करना, डालना। ठीक है, तो हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे चीजों को। तो उसके लिए हम इंसर्ट की क्वेरी लिखते हैं। किसकी क्वेरी लिखते हैं? इंसर्ट की। ये सारी क्वेरी एसक्यूएल में डिफाइंड, इनका सिंटेक्स डिफाइंड है। हम अपने हिसाब से इनकी फील्ड्स को और टेबल के नेम को चेंज करते रहते हैं। ये कैसे होता है, ये सारी चीजें हम आगे आने वाली सीरीज में देखने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने बोला भैया अभिषेक का डेटा डालो इसमें। तो आप एक क्वेरी लिखोगे, इंसर्ट इनटू टेबल का नेम, और यहाँ पे एक डेटा चला जाएगा कि भैया 2 नंबर पे एक अभिषेक नाम का लड़का है जिसने 1000 रन किए हैं, 5 विकेटें भी निकाल ली और बैट्समैन है। ठीक, ये हो गया आपका इंसर्शन। अब मैं बोलूं कि भैया इसमें अब अपडेशन में क्या होगा? अब कोई डेटा आप अपडेट कैसे करोगे? फिर से एक मैच होता है भैया, इंडिया बनाम न्यूजीलैंड, और उसमें क्या होता है कि रोहित शर्मा ने जड़ दिया शतक। वैसे तो काफी दिन हो गए शतक नहीं लगे, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लग जाए। लेकिन अब रोहित शर्मा T20 खेलता नहीं है, हम वनडे की बात करते हैं। तो वनडे में क्या है कि रोहित शर्मा ने जड़ दिया 100। अब ये रिकॉर्ड 6000 से अपडेट होके कहाँ जाएगा? 6100। तो इस रिकॉर्ड में क्या हुआ? चेंज हुआ। जब किसी भी डेटा में हम चेंज लाते हैं, किसी भी डेटा में हम कोई भी अमेंडमेंट करते हैं, चेंजेस करते हैं, तो उसको हम अपडेट करना कहते हैं। क्या कहते हैं? अपडेट करना। या तो आप वैल्यू बढ़ाओ या घटाओ या किसी का नाम चेंज करो, कुछ भी कुछ भी अमेंडमेंट्स आप करते हो तो उसको हम बोलते हैं अपडेट करना। तो इसको अब हम करेंगे अपडेट, और ये हमारा जस्ट वेट फॉर ए सेकंड गाइस, ये हमारा अब 6000 से हो जाएगा 6100। कैसे अपडेट करते हैं, उस अपडेट की भी एक क्वेरी है, और एज यूजुअल ये सारी क्वेरीज हम आगे बहुत प्यारे तरीके से डिस्कस करेंगे। और अब हम फाइनली आते हैं डिलीट पे। तो एक कहानी है कि रोहित शर्मा का टाइम अब हो चुका है, उन्होंने काफ़ी अच्छा टाइम क्रिकेट में स्पेंड कर लिया। अब वो क्रिकेट छोड़ रहे हैं, क्रिकेट से रिटायर कर दिया उन्होंने। तो अब आपके टेबल में अगर वो रोहित शर्मा जा रहे हैं तो हो सकता है बहुत सारे नए प्लेयर आ रहे हो। जैसे हमने अभिषेक शर्मा का एक डेटा एंट्री किया, तो आपके डेटा सेट में जब किसी डेटे की ज़रूरत नहीं रहती है, कोई भी डेटा जो आपके लिए यूजेबल नहीं है या आपके लिए वो रेलेवेंट नहीं है, तो उस चीज़ को आप डिलीट करते हो, हटा देते हो। ये बस वैसा ही है कि जब आपके बाल बढ़ जाते हैं और आप अच्छे नहीं लगते तो उस बाल को कटा देते हो बार्बर के शॉप पे जाके। वही सेम चीज़ है कि आपके टेबल में जब एक कुछ ऐसा डेटा आ गया जिसकी ज़रूरत नहीं है आपको वो चीज़ हटानी है, तो उसमें आप क्या करोगे? डिलीट करोगे। तो उसके लिए एक स्पेसिफाइड डिलीट की क्वेरी बनी हुई है, उस डिलीट की क्वेरी से आपका डेटा डिलीट हो जाता है। तो ये सारे फायदे हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ करने के। हम सीक्वल पढ़ेंगे, सीक्वल में कैसे क्वेरी लिखी जाती हैं और कैसे चेंजेस होते हैं डेटाबेस में, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ये हमारा मेन टॉपिक था आज का, जिसको मैंने डिस्कस किया। और आपको कभी भी फ्यूचर में कोई भी करियर काउंसलिंग की जरूरत पड़े तो आप प्लीज हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर और वेबसाइट पे आ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और इस ट्यूटोरियल से रिलेटेड या प्रायर ट्यूटोरियल से रिलेटेड अगर आपको कोई भी इशू आता है तो आप हमारे कॉमेंट सेक्शन में अपना सवाल पिन करिए। हम शॉर्ट वीडियोज के थ्रू सारे सवाल को रिजॉल्व करके आपको वो कंटेंट डिलीवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।